हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना नामांकन लिए हैं और अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। चाहे आपका साइंस संकाय हो या फिर कॉमर्स संकाय हो या फिर आर्ट्स संकाय हो, क्योंकि आज की ये जो क्लास है यह तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग एईसी पेपर फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो अवबोध को समझेंगे कि आखिर अवबोध होता क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी में प्रयोग क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें दोष जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक पर हम आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जिस अंदाज में 7 लेक्चर प्रोवाइड किया है, सेम उसी अंदाज में आज के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पूरी शिद्दत से क्लास कर लो। अगर पूरी शिद्दत से क्लास कर लेते हो मेरे भाई, तो निश्चित ही आप पेपर की खोपड़ी में छेद करोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे आपके शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव या फिर लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव हो। इसलिए आपके लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आज के इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तुम लोग शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हो। और इसके बाद देखिए, आज के इस क्लास में हम एक घोषणा करने वाले हैं, एक आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। आप जरूर उस जानकारी को प्राप्त कीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वह है अवबोध। अब प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं कि अवबोध का क्या अर्थ होता है। समझिए, देखो, अवबोध कुछ चीजें ऐसी है जो उसका नाम ही उसका अर्थ बता देता है। अवबोध कहने का मतलब, जब इसे खंडित करेंगे तो अवबोध यानी कि किसी चीज के बारे में क्या करना, तो जानना। किसी चीज के बारे में क्या करना, जानना, काफी डिटेल में जानना, यही कहलाता है अवबोध। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसे क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर जानकारी बहुत कम होती है और वो बोलता काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें अवबोधन की जो क्रिया है ये नहीं होती है। अवबोध वह होता है कि किसी भी चीजों को आप काफी विस्तार से जानिए और विस्तार से जानने के बाद तब उस पर अपनी टिप्पणी करिए, अपनी बातों को रखिए। वही क्रिया क्या कहलाती है, अवबोधन कहलाती है। अर्थात कहें तो अवबोधन जो है यह किसी भी विषय वस्तु का अर्थ धारण करना, विचारों को जानना, इसके बाद उसकी विषय वस्तु या फिर प्रमुख विशेषताओं से परिचित होना, उसके अर्थ को समझना, इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, तो अवबोधन कहा जाता है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध विविध अंशों को या फिर किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध बातों को क्या करता है, समझ सकता है, तो समझने के बाद जो है उसके संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियों को जो है प्रस्तुत करता है। यही चीजें क्या कहलाती है, अवबोधन कहलाती है। मैंने जो आपको बताया है वही चीजें मैंने लिखकर भी आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि क्या हो सके, तो आप इसे आराम से नोट भी कर सको। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? देखिए, अवबोधन का अर्थ आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज के बारे में आपको काफी डिटेल से जानना है। ठीक है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इसलिए आप अच्छे तरीके से समझिए। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि अवबोधन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जानना होता है, किसी चीज से परिचित होना होता है, किसी विचारों को अच्छी तरीके से जानना होता है। समझ में आई मेरी बात? तो देखिए, यहां पर ये उम्मीद करता हूं आपको अवबोधन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवबोध जो है यह अनिवार्य क्यों है, या फिर अवबोध का क्या महत्व है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अवबोधन की अनिवार्यता क्या है, यह हिंदी लेखन में अनिवार्य क्यों है। इसके बाद ही हम जानेंगे कि भाई साहब अवबोध का महत्व क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसके आंसर को हम लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अवबोधन एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण जो है व्यक्ति अपने तथ्यों को दूसरे तथ्यों से जोड़कर क्या करता है, तो उसके उपयोग को जो है उच्च स्तरीय विवेचन या व्याख्या के रूप में करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, हमारा जो पहला पॉइंट से ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी भी बिंदु पर बात करना हो, मैं किसी भी टॉपिक पर अगर बात करता हूं तो उसके बारे में क्या करता हूं, पहले अध्ययन करता हूं। ठीक है, और अध्ययन करने के पश्चात जो है
क्या होता है, तो हम अपने अंदर इसमें एग्जाम्पल्स ढूंढने का प्रयास करता हूं और एग्जाम्पल्स ढूंढ करके क्या करता हूं, तो इसे उच्च स्तरीय शैक्षणिक के रूप में जो है आपके बीच परोसने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसी चीज को क्या कहा जाता है, अवबोधन कहा जाता है। और इन सभी चीजों के लिए अवबोधन आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, जब तक उस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरों को या फिर उसमें जो है अपने आप में विकास नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, दूसरा कारण क्या हो सकता है जिसके कारण अवबोधन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें तथ्यों के बीच में संबंध, निरूपण एवं रचनात्मक उपयोग दोनों शामिल होते हैं। यानी कि अवबोधन कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी अवबोधन करते हैं, अवबोधन को जानते हैं, तो इसमें निरूपण करने की क्षमता होती है, रचना करने की क्षमता होती है। जब किसी भी टॉपिक को तुम पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके संबंध में कई सारे बातों को अपने माइंड में, अपने बौद्धिक विकास के आधार पर क्या कर सकते हो, कई सारी चीजों को विकसित कर सकते हो। यह सारा कार्य कौन करके देता है, तो ये अवबोध करके देता है। अब इन सभी कारणों के कारण क्या हो पाता है, तो इन सभी के कारण जो है व्यक्ति किसी भी विशेष विषय वस्तु पर क्या कर पाता है, तो उसकी विशेषता या फिर उसकी प्रकृति से क्या हो पाता है, तो रूबरू हो पाता है, उसको समझ पाता है। समझने के दौरान जो है आपके बीच उसे रख पाता है। इसके द्वारा जो है क्या होता है, तो इसके द्वारा व्यक्तियों को किसी भी तथ्यों को स्पष्ट रूप से जानने और उसे ग्रहण करने की सुविधा मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवबोधन की अनिवार्यता जो है हिंदी के पठन पाठन में काफी आवश्यक माना जाता है। ऐसा इसलिए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला पॉइंट्स कि भाई साहब अवबोधन के कारण क्या होता है, तो हम किसी भी चीजों को संक्षिप्त में जानते हैं, उसमें हम अपने द्वारा एफर्ट लगाते हैं, हम अपनी बातों को उसमें जोड़ते हैं और फिर उसे उच्च स्तरीय विवेचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद इसमें जो है रचनात्मक गुण पाए जाते हैं, निरूपण का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो हम कोई भी बातों को जानकर अपने मानसिक बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ पाते हैं, जिससे किसी भी विषय वस्तु की विशेषता को समझा जा सकता है, उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है और एक ऐसे तथ्यों के बीच, एक ऐसे तथ्यों से उसे जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, तो लोगों के बीच भी रख सकते हैं। ये सभी के सभी किसके महत्व हैं, तो अवबोधन के महत्व हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अवबोध की क्या विशेषता है, अवबोध की विशेषता को समझाइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अवबोध के कारण क्या होता है, तो अवबोध के कारण शिक्षण में विचारपूर्ण भाव का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि जब कभी भी किसी टॉपिक पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारे किसी भी टॉपिक पर सोचने की, विचार करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद यह क्या करता है, तो छात्रों को विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता किस प्रकार की, तो जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी हम किसी भी टॉपिक पर सोचते हैं तो हमें एक स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका कौन प्रदान करता है, तो अवबोध प्रदान करता है। इसके जरिए हम काफी सारे एग्जाम्पल्स को अपने अंदर क्रिएट कर पाते हैं। क्रिएट करने के दौरान जो है उससे हम उसे कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करने के बाद जो है उसे हम समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी शैक्षणिक शैली जो होती है, या शैक्षणिक शैली क्या होता है, तो विकसित होता है। इसके बाद हमारा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी काफी प्रभावशाली होता है बोधन के कारण, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इससे हमारा मानसिक विकास होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इससे क्या होगा, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें, आपने एक कहावत सुना होगा, अधजल गगड़ी छलकत जाए। क्या कहावत सुना होगा, अधजल गगड़ी छलकत जाए। यानी कि जिस व्यक्ति के बाद क्या होता है, तो काफी कम ज्ञान होता है, वैसे व्यक्ति हवा में बहुत उड़ते हैं। अब आप जब क्या करते हो, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, अच्छे तरीके से आपके सामने उसका भाव प्रकट हो जाता है, तो आप शिथिल हो जाते हो। शिथिल कहने का मतलब यह है कि आप स्थिर हो जाते हो। आप जो है किसी भी चीजों को बहुत ही व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हो। तो ये सब किसका देन है, ये सब जो है अवबोधन का देन है। आगे बात करें तो अवबोधन के कारण जो है क्या होता है, तो अवबोधन मुख्य रूप से तथ्यों और सिद्धांतों का बोध कराती है। किसका बोध कराती है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवबोधन निम्नलिखित में से किसका बोध कराती है। तो अवबोधन जो है भाई साहब, ये तथ्यों और सिद्धांतों का क्या करती है, तो बोध कराती है। इसके साथ साथ अवबोधन हमेशा केंद्रित होता है। केंद्रित कहने का क्या मतलब है, केंद्र का मतलब होता है सेंटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। अब किसी भी चीजों का केंद्र जो है मजबूत होना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार से जैसे अवबोधन में क्या होता है, तो हम किसी भी चीजों को जब जानते हैं तो उसे मजबूती से जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अवबोधन जो है यह क्या होता है, केंद्रित होता है। इसके साथ साथ इसमें जो है बुद्धि युक्त व्यवहार, पहचानना, इसके बाद व्याख्या करना, ये सारे के सारे जो है व्यवहार निहित होते हैं। बुद्धि युक्त कहने का मतलब अभी मैंने आपको बार बार समझाया है कि इससे बौद्धिक विकास होता है, इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सकते हैं, साथ ही साथ हमें जो है चीजों को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो सकती है। किसी भी चीजों को कैसे हम व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को हम कितने डिटेल में लोगों के बीच रख सकते हैं। पेपर में ही अगर आंसर करना हो तो हमें थोड़ी बहुत ही अगर जानकारी हो, अगर हम उस पर चिंतन कर सके, उस पर सोच सके, तो कहीं ना कहीं हम उसे क्या कर सकते हैं, तो काफी डिटेल में भी वर्णित कर सकते हैं। और यह सब किसके कारण होता है, तो अवबोधन के कारण होता है, किसी टॉपिक के जानने के कारण होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोध स्तर शिक्षण में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। कुछ चीजें अगर बहुत अच्छी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। अब इसमें क्या कमियां हैं, तो देखिए इसमें कमियों की बात करें तो सबसे पहला कमी, इसके शिक्षण में पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है और मानव व्यवहार की अवहेलना की जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आखिर इसका अर्थ क्या हुआ, तो देखिए बोधन के कारण या फिर बोध स्तर का जो शिक्षण है यह विशेष तौर पर पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा है, पाठ्य पुस्तकों के स्वामित्व को यह बल देता है। लेकिन आज के तौर पर बात करें तो यह ठीक उल्टा हो गया है, क्योंकि ज्यादातर जो है हमें किस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए हमें, तो एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पर मत लीजिए। एजुकेशन को यदि आप एडुटेनमेंट के जरिए लेते हैं, यानी कि एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट के जरिए लेते हैं, तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है। लेकिन पूर्व में जब इसे जो है वर्णित करने का प्रयास किया गया तो वैसी स्थितियों में ऐसा माना जाता था कि यह जो है सिर्फ और सिर्फ किसको, तो पाठ्यक्रम को जो है, पाठ्य की वस्तुएं जो है उस पर बल देती है, ये मानव व्यवहार की क्या करती है, अवहेलना करती है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आज भी देखने को मिलती है, मानव व्यवहार की अवहेलना आज भी। जैसे कि आपने बहुत सारे शिक्षक को पढ़ाते हुए देखा होगा, बहुत सारे शिक्षकों में कुछ इस प्रकार के शिक्षक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको तार्किक बातें करेगा। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करता है जैसे लगता है कि किसी व्यक्ति की वो अवहेलना कर रहा है। कुछ शिक्षक, मैं किसी टीचर्स के बारे में तो सापेक्ष रूप से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भाई साहब कुछ टीचर ऐसे भी हैं, आप देखे होंगे, आपने उससे पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए। देखिए कुछ टीचर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल्स लेना हो तो ज्यादातर वह लड़कियों पर एग्जाम्पल्स लेता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेना हो तो ज्यादातर वह लड़कों पर एग्जाम्पल्स लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके भावनाओं को क्या करते हैं, तो अवहेलित करते हैं, इसके व्यवहारों को आप अवहेलना करते हैं। तो यह किसके कारण, यह जो है दोष किसमें पाया जाता है, तो यह बोध स्तर के शिक्षण में क्या पाया जाता है, तो यह दोष पाया जाता है। इसके साथ साथ दूसरा दोष जो है, यह पाठ्य वस्तु के स्वामित्व से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो सकता है, भावनात्मक व क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं हो सकता है। और वास्तविकता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोटबुक में घिरे रहिएगा, किसमें घिरे रहिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आज के समय में ऐसे बच्चे बहुत देखने को मिलते हैं कि अगर वह पढ़ने में बहुत तेज है तो वह बाकी चीजों में क्या होता है, बिल्कुल भोथा होता है। ऐसा इसलिए कि उसे सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ना आता है, किताब की बातों को जानता है, वह बाहरी वातावरण को समझने का प्रयास ही नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आपके ज्ञान का विकास हो जाएगा, आप बहुत सारी चीजों को जान तो पाएंगे, लेकिन आपके अंदर भावनात्मक विकास नहीं हो पाएगा, आपके अंदर क्रियात्मक विकास नहीं हो पाएगा। और इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, जैसे भारत में यूपीएससी जैसे एग्जाम होता है, बीपीएससी जैसे एग्जाम होता है, तो इस सभी एग्जाम का जो अंतिम चरण है वह साक्षात्कार होता है, जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपके ज्ञान को, तो आपके ज्ञानात्मक विकास को तो चेक किया ही जाता है, साथ ही साथ आपके भावनात्मक, आपके क्रियात्मक विकास को भी चेक किया जाता है। यही तो इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में क्या होता है, वैसे ही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जिनके पास ये सारी कला होती है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर विशेष बल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबों में घिरे रहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप जो है किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने में कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहां पर सारी चीजों को आपको देखा जाता है। आगे बात करते हैं, तो इसका जो अगला दोष हो जाता है वह है कि इसके शिक्षण में क्या होता है, तो शिक्षक छात्रों को समुचित प्रेरणा प्रदान नहीं कर पाता है।
अर्थात कहें तो बोध स्तर के जो शिक्षण है उसमें शिक्षक जो होता है वह छात्रों के बीच काफी सारे प्रेरणात्मक बातों को नहीं रख पाता है, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो उसे किसी भी चीजों के लिए प्रेरित करे उसके बीच रखने का प्रयास नहीं कर पाता है। इसके बाद एक और दोष इसमें पाया जाता है, वह दोष क्या है, तो यह प्रतिमान मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं है। यानी कि बोधन स्तर की जो शिक्षा है यह बोधन स्तर की शिक्षा मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर व्यवहारिक रूप से आपको काफी ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूं आप बोधन स्तर के शिक्षण के दोष के बारे में समझ गए होंगे कि यह किस चीज के लिए जो है यह अपनी जो है क्या कहते हैं त्रुटियों को दर्शाता है। इसके बाद बात करेंगे तो अगला प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। प्रश्न क्या बनाया जा सकता है कि बोध स्तर शिक्षण के लिए जो है आप अपना क्या सुझाव देंगे। तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए हमारा जो सुझाव हो सकता है या आपका जो सुझाव हो सकता है वह यह हो सकता है कि इसके अंतर्गत स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा पास करने का बोध स्तर शिक्षण प्रदान किया जाए। यानी कि कहने का मतलब कि स्मृति स्तर का जो शिक्षण है, ठीक है, स्मृति स्तर का कहने का मतलब जैसे कि आप किसी भी चीजों को याद करते हैं, किसी भी चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, या फिर किसी भी चीजों पर थिंकिंग करते हैं, तो वैसे स्तरों का शिक्षण आपको प्रदान करने के बाद आपको किस स्तर का शिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो बोध स्तर का शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बोध स्तर का शिक्षण इसलिए प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आपका मानसिक विकास हो सके, आप बाहरी वातावरण को समझ सके, सभी चीजें आपके जो है क्लियर हो सके। आइए बात करते हैं अगला सुझाव हमारा क्या हो सकता है। तो अगला सुझाव हो सकता है कि बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि जब आप इस बोध स्तर के शिक्षण का क्रमबद्ध रूप से इस्तेमाल करते हैं तो वैसे स्थिति में अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा है तो इसकी बौद्धिक क्षमता भी उतनी ही होगी। कोई उससे बड़ा सा बच्चा है तो इसकी बौद्धिक क्षमता अब थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी। इसके बाद इससे भी बड़ा कोई है तो इसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी। तो इस क्रम में जो है आपको क्या करना है, तो जिसे जितनी चीजों की आवश्यकता है आप उसके सामने उतने चीजों को रखें और आगे के क्रम के लिए जो है इसे क्या करें, तो प्रेरित करते रहें। यह जो है क्या कहलाती है, तो बौद्ध स्तर का सोपान कहलाता है। सोपान कहने का मतलब क्रम कहलाता है। क्रम के अनुसार ही क्या करना चाहिए, हमें शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे तो अगला सुझाव हम क्या दे सकते हैं, वह दे सकते हैं कि शिक्षक को पाठ्य वस्तु की तल्लीनता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी प्रदान करनी चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो भी चीजें हैं उसे तो हमें पढ़ाना ही चाहिए, इसके साथ साथ उसके मानसिक विकास के लिए हमें उसे बाहरी वातावरण से भी रूबरू कराना चाहिए। इसके बाद बात करें तो शिक्षक का बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं का विचार अपने समाधान के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। यानी कि बोध स्तर बौद्धिक स्तर पर जो भी शिक्षा है उसकी जो समस्याएं आजकल भी देखने को मिलती हैं उन समस्याओं पर विचार करते हुए उसके समाधान का साधन निकालना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक सोपानों के बाद उसका मूल्यांकन जो है उचित रूप से कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए जैसे कि आप परीक्षा अभी देते हो तो आपने क्या किया है, तो एक सेमेस्टर पूरे 6 महीने पढ़ा है, छमाही परीक्षा ये आपका है, तो पूरे 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। अब मैं आपको जांच कर लेता हूं कि आपने 6 महीने में कितना पढ़ा है। आगे आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे तो आपकी यहां से क्या होगी, सेकंड सेमेस्टर 6 माह तक चलेगी। फिर आपका एक परीक्षा लिया जाएगा जहां से आपके मूल्यांकन किए जाएंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो उसी प्रकार से जब कभी भी ये शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसका मूल्यांकन उचित समय पर क्या कर लेना चाहिए, तो कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, तो आपको उसके विकास के बारे में पता चल पाएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको आज के इस क्लास में अवबोध से संबंधित बताया है, जो कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है, और उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अवबोध क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसे जो है किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए। चलिए, अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके और हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बेहतर नहीं कर पाऊंगा। और एक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर में इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो है क्लास उपलब्ध करा सकूं। देखिए क्या होता है कि जब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो ऑन स्क्रीन मैं जो आपको दिख नहीं रहा, मैं कब कहां पर क्या लिखता हूं ये मुझे भी पता नहीं होता है, तो आपको क्या पता होगा। ठीक है,
ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी एक कोशिश है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, तो हम बहुत जल्द जो है आप लोगों के बीच डिजिटल पैनल लगाना चाहते हैं। डिजिटल बोर्ड के जरिए आप लोगों को हम सामने में आकर चीजों को आपके बीच रखना चाहते हैं। अगर आप इसके लिए सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग जो है इसके लिए सहमत हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा कि इसके लिए आपको करना क्या है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अगर उसके जरिए आपका सपोर्ट हमें मिलता है तो ये पहल जो है हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा, और फिर मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में एक बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन टीम के साथ वर्क करते हुए नजर आऊंगा और आपकी तैयारी को चार चांद लगाते हुए नजर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।